देखिएगा क्लास 10th वाले, क्लास 10th साइंस की वीडियो है। प्रकाश बिल्कुल पहला चैप्टर फिजिक्स का, बिल्कुल ही पहला चैप्टर जिसमें परावर्तन और अपवर्तन में पढ़ना है। ये मेरा लेक्चर नंबर 1 है और 2024-25 बिल्कुल न्यू वीडियो नए सेशन के लिए है। जो 9वीं पास करके जस्ट अभी 10वीं में आए हैं, 2025 में जिनका एग्जाम होगा जा करके फरवरी या मार्च में, उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट वीडियो होने वाली है ये। तो वीडियो में बने रहें, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं वीडियो में, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि वीडियो को कॉम्प्लिकेट करूंगा, बिल्कुल इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शिकायत होगी तो जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी आप जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रकाश की, क्योंकि हमारे चैप्टर का क्या नाम था? प्रकाश। चैप्टर का हमारे नाम क्या था? प्रकाश। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि प्रकाश क्या होता है ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात आगे बढ़ाएंगे। तो प्रकाश क्या होता है? अगर लाइट की बात करें तो कहता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। देखिए, अगर आप किसी अंधेरे कमरे में या रात में जब आप देखेंगे आपको चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन आप किसी उजाले वाले कमरे में जिसमें रोशनी हो, प्रकाश हो, या फिर जब सूर्य की रोशनी होती है दिन में, तो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। यानी एक बात तो समझ में आती है कि प्रकाश हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करता है, सहायता करता है। वैसे क्या है? ये एक प्रकार की ऊर्जा है। देखो, ऊर्जा को ना तो आप देख सकते हो, एनर्जी को आप देख नहीं सकते हो। जैसे हवा हो गया, एक एनर्जी दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके प्रभाव दिखाई देता है ना? तो किसी भी तरह की ऊर्जा को आप देख नहीं सकते हो, बट हाँ उसके प्रभावों से आप समझ सकते हो कि वहां पे ऊर्जा है। ऐसे ही प्रकाश भी आप देख तो नहीं पाओगे, लेकिन इसके प्रभाव आप देख सकते हो। देखो, जैसे सूर्य से आने वाली किरणें हैं, जब भी आगे अगर आप धूप में निकलोगे तो आप देखते हो कहीं आपको धूप तेज दिखाई देती है, कहीं कम दिखाई देती है। घर के अंदर हल्का अंधेरा सा लगता है, घर के बाहर देखते हो तो तेज धूप दिखाई देती है। एक्चुअल में वो क्या है? वो प्रकाश का प्रभाव है। जहाँ पर प्रकाश ज़्यादा पड़ रहा है, ज़्यादा गिर रहा है, वहाँ पर आपको धूप जैसा दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आपको धूप जैसा दिखाई दे रहा है, या फिर वहाँ पर आप कह सकते हो रोशनी ज़्यादा महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रकाश की जो किरणें हैं वो ज़्यादा गिर रही हैं। जैसे कमरे के अंदर आ गए तो प्रकाश की किरणें, वो जो कमरे का छत है, दीवारें हैं, वो किरणों को रोक ले रहे हैं, घर में नहीं घुसने दे रही हैं, इसलिए उसका प्रभाव कम है, इसलिए वहाँ पर धूप कम है, वहाँ पर रोशनी कम महसूस हो रही है। तो वो आपका प्रभाव है, वो आप प्रकाश को देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। हाँ, बट हेल्प करता है प्रकाश किस चीज़ में? वस्तुओं को देखने में। प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टीज पहले जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो प्रकाश से ही ये चैप्टर की शुरुआत है, इसलिए प्रकाश के बारे में हमने ये पढ़ा। अब उसके गुण, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जरा पढ़ते हैं। कहता है प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। देखो, एक बात है कि इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हैं, बहुत सारी चीज़ें आप करके भी देख सकते हो, लेकिन एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ। तुमने कभी टॉर्च रात को जब जलाया होगा तो तुमने देखा होगा टॉर्च की रोशनी बिल्कुल ऐसे सीधी रेखा में गति करती है। गाड़ी या किसी बाइक में आपने जब रात को जब आप चलते हो, उसकी रोशनी देखोगे बिल्कुल सीधी रेखा में गति करती है, वो ऐसे जिग जैग मोशन नहीं करती है, ठीक है। तो और कभी भी जैसे अगर सूर्य से रोशनी आ रही है, सूर्य से आने वाली प्रकाश, या कहीं भी एक कमरे के अंदर जब कोई कोना वगैरह, मौका वगैरह होता है, कोना वगैरह जगह छोटी बहुत अगर होल वगैरह छूट जाता है, तो तुम देखोगे उससे रोशनी आती हुई दिखाई देगी ना, बिल्कुल सीधी रेखा में दिखाई देती है। और प्रकाश के रास्ते में कभी तुम आओगे ना, जैसे प्रकाश ऐसे अगर इधर से आ रहा है और बीच में तुम खड़े हो गए, तो क्या होगा? ये प्रकाश यहीं पर रुक जाएगा, या तो यहीं से वापस चला जाएगा, ये घूम के ऐसे करके ऐसे नहीं जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रकाश कैसे चलना पसंद करता है, सीधी रेखा में। तो प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, एक प्रॉपर्टी ये याद रखनी है। दूसरी प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात यह निर्वात में गति करता है। मतलब कि देखो, कुछ चीजें होती हैं, जैसे ध्वनि होता है, साउंड को प्रोपोगेट होने के लिए, साउंड को प्रसारित होने के लिए, या फिर संचरण के लिए बिल्कुल माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर माध्यम नहीं होगा तो वो संचरित नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, याद रखना। अर्थात यह निर्वात में गति करता है। निर्वात का मतलब अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। निर्वात मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि हवा भी नहीं है। गैस वगैरह की तो बात छोड़ दो कि ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं, नाइट्रोजन मिल रहा है कि नहीं, उसकी तो बात ही छोड़ दो। वहाँ पर हवा का झोंका भी, हवा जैसी चीज भी वहां पर उपलब्ध नहीं है। तुम्हें भी पता है सूर्य धरती से हजारों लाखों किलोमीटर दूर है, वहां से सूर्य से धरती तक जो किरणें आ रही हैं, बीच में तुम्हें क्या लग रहा है? धरती का तो अपना वायुमंडल है, उस वायुमंडल के जैसे ही पार जाओगे वहां पर कुछ भी नहीं है, एकदम खाली, बिल्कुल वैकेंट, उसको हम लोग कहते हैं निर्वात। तो प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो निर्वात में भी गति कर सकता है। और यही कारण है कि सूर्य से लेकर धरती तक वो आ जाता है बिना किसी माध्यम के, कोई बीच में लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी वो ट्रैवल करके धरती तक आ जाता है। तो ये एक प्रकाश का गुण हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी की प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की
तीक्ष्ण छाया बनाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई एक वस्तु है, इस पर सीधे प्रकाश आके गिर रहा है तो इसकी एकदम से छाया यहाँ पर पीछे, इसके जस्ट पीछे यहाँ पर इसकी छाया बनती हुई दिखाई देगी। इससे ये भी पता चलता है कि प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में गति करता है। अगर वो मूव करके ऐसे करके यहाँ पड़ जाता है, यहाँ पर चला जाता, अगर यहाँ पे अगर पहुँच जाता तो ये परछाई, वहाँ पे वो छाया नहीं बनती। और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो प्रकाश से हमने शुरुआत की। प्रकाश के बारे में हमने जाना कि एक प्रकार की ऊर्जा है, वस्तुओं को देखने में हेल्प करता है, और साथ में इसके हमने गुण के बारे में पढ़ लिया कि सीधी रेखा में गति करता है, निर्वात में गति कर सकता है, अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है, और इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। चलिए थोड़ा सा और आगे चला जाए तो एक बात याद रखना, कह रहा है कि प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ को प्रायः प्रकाश किरण कहते हैं। देखो मेरी बात समझो, देखो जैसे अगर मान लो सन को ही तुम ले लो, ठीक है, सन को ही ले लो। सन से क्या होगा, प्रकाश की किरणें ऐसे करके ढेर सारी किरणें इस तरह से सभी दिशाओं में चारों तरफ प्रसारित हो रही हैं, ठीक है, चारों तरफ प्रसारित हो रही हैं। अगर हम प्रकाश को पढ़ने के लिए, प्रकाश को स्टडी करने के लिए कहीं पर भी अगर हम पूरी प्रकाश की बीम को, अगर पूरे प्रकाश के पुंज को दिखाएंगे, कह रहे हैं कि ये देखो ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, और इसके बारे में कुछ एनालिसिस करना हो तो बिल्कुल आप कर नहीं पाओगे, एकदम से घाउच पाउच हो जाएगा। इसीलिए विज्ञान में पढ़ने के लिए, चीज़ों को ईजी बनाने के लिए एक चीज़ बताई गई है, प्रकाश किरण। इंग्लिश में इसको लाइट रे कहते हैं, लाइट रे कहते हैं। लाइट रे जो है वो क्या बताया गया है कि अगर मैंने एक लाइन ऐसे खींची तो तुम समझ जाना कि ये पूरे प्रकाश का वो रास्ता है, प्रकाश की पूरी बीम, पूरी किरणें यहाँ से आ रही हैं, प्रकाश बिल्कुल झुंड में है, लेकिन मैंने किससे दिखाया, मैंने एक लाइन से दिखाया, और ये क्या है, इसी को नाम दिया गया प्रकाश किरण या फिर लाइट रे। प्रकाश के चैप्टर को इजीली पढ़ने के लिए क्या बताया गया है, प्रकाश किरण बताया गया है। तो याद रखना, समझ लेना इस चीज को कि प्रकाश अगर पुंज की बात करेगा तो एक जगह से निकलने वाली ढेर सारी प्रकाश की किरणें, लेकिन चीज़ों को आसान करने के लिए प्रकाश किरण बताया गया, इंग्लिश में रे बताया गया। एक लाइन से दिखाएंगे, ये लाइन ये दिखाएगी कि प्रकाश की किरण का यही रास्ता है। प्रकाश एक कह सकते हो कि सरल रेखा में गति कर रहा है, सरल रेखा में गति कर रहा है, और उसकी दिशा बतानी हो तो एक इस तरह से एरो लगा देंगे कि इधर से प्रकाश आ रहा है और आगे की तरफ ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। एक सरल रेखा में जो पथ हमने बना दिया, एक रास्ता दिखा दिया, इसको क्या कहोगे, प्रकाश की किरण कहोगे या फिर प्रकाश लाइट रे कहोगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे, कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। तो याद रखना कि प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ को प्रायः प्रकाश किरण कहते हैं। ये हमें हेल्प करेगा प्रकाश को आगे पढ़ने के लिए, ठीक है। एक एक छोटी छोटी बात को पॉइंट करना, नहीं तो आगे मुश्किल में आ जाओगे, तुम चीज़ों को रटने लगोगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि रटो, सीखो, लर्न करो, जबकि ऐसा नहीं है कि उसको रट लो तो रटने से काम बनने वाला नहीं है, ठीक है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे तरीके से सीख लेंगे हम लोग यहाँ पर। अब देखो, एक प्रकाश जब हम पढ़ रहे हैं और प्रकाश की मदद से हम चीज़ों को कह रहे हैं कि चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, तो एक कॉन्सेप्ट हमें बहुत जानना जरूरी हो गया कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, आखिर कैसे प्रकाश से हम कैसे, देखो प्रकाश, अच्छा एक बात बताओ, जिस कमरे में तुम बैठे हो, तुम्हारे बगल वाले कमरे में प्रकाश है कि नहीं है? जाहिर सी बात है, अगर तुम दिन में पढ़ाई कर रहे होगे तो बगल वाले रूम में भी प्रकाश होगा। बगल वाले रूम में प्रकाश है, तुम्हारे पास आंखें हैं, लेकिन क्या वहां बैठे बैठे तुम बगल वाले रूम को देख पा रहे हो? तुम कहोगे गुरुजी नहीं देख पा रहे हैं, सर हम नहीं देख पा रहे हैं। एक्चुअली जिस कमरे में बैठे हो उसमें भी तुम अपने पीछे की चीज़ों को नहीं देख पाओगे, पीछे देखने के लिए तुम्हें घूमना पड़ेगा, आगे की चीज़ों को देख पा रहे हो। तो केवल प्रकाश और आंखें जरूरी नहीं है किसी चीज़ को देख पाने के लिए, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है परावर्तन। तो जरा इस पॉइंट को पहले पढ़ना। कह रहा है कि जब कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है और यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तब हमें वह वस्तु दिखाई देती है। तो हम वस्तु को कैसे देख पाते हैं, इसका लॉजिक यह है कि एक वस्तु है सूर्य से आने वाली, या फिर अगर देखो ये तो सन इसका खुद का प्रकाश है, अगर सन नहीं है, रात की बात है, तो टॉर्च या फिर बल्ब वगैरह जला के आप प्रकाश यहाँ पर दो, इस वस्तु पर प्रकाश की किरणें आके पड़ेंगी और इससे टकरा के वो फैलेंगी, इसको कहते हैं परावर्तित होना। अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा, पर ये समझ लो कि यहाँ से आई, इस पर गिरी और गिरने के बाद वो क्या हुआ, वो फैल गई, जिसको परावर्तन कहते हैं। और परावर्तित होने के पश्चात अगर ये किरणें तुम्हारी आंखों पर पड़ गई तब तुम्हारी आंखों को यह वस्तु दिखाई देगी। अगर परावर्तन के पश्चात ये किरण तुम्हारी आंख के बगल से निकल गई तो तुम्हें यह वस्तु दिखाई नहीं देगी, या फिर अगर यहाँ पर वस्तु पर परावर्तन नहीं हुआ तब भी तुम्हें यह वस्तु दिखाई नहीं देगी। देखो सामान्य रूप से अगर एक कोई वस्तु है,
कोई एक वस्तु है, कोई एक पदार्थ है, ठीक है। तो ये क्या क्या कर सकता है, ये वस्तु क्या क्या कर सकती है, इस पर अगर प्रकाश की किरणें आके गिर रही है ना, तो ये प्रकाश की किरणों को एक तो अवशोषित कर सकती है। अवशोषित करने का मतलब ये हुआ कि ये इसको सोख लेगी तो क्या होगा, सोख लेगी तो इसकी वजह से ये वस्तु गर्म हो जाएगी। लेकिन सभी किरणों को ये सोख नहीं पाती है, कुछ किरणें इससे टकराकर वापस भी चली जाती हैं, आती हैं गिरती हैं टकरा के वापस, आती हैं गिरती हैं टकरा के वापस। इसी वापस होने को हम लोग परावर्तन कहते हैं, टकरा के वापस होने को परावर्तन कहते हैं। तो वो वस्तु की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर वो वस्तु बहुत ज़्यादा पॉलिश वाली है, बहुत ज़्यादा चमकदार है, तो उससे परावर्तन ज़्यादा होगा। तुम देखोगे कहीं पेंट वेंट किया गया रहता है, उस पर धूप पड़ती है तो कहते हैं और एकदम चमक रहा है, और जबकि ईंट वीट की खाली दीवार अगर कहीं प्लास्टर नहीं हुआ है, उस पर पेंट नहीं हुआ, उस पर किरणें पड़ती हैं, तुम देखते हो तो कहते हो वहाँ से कोई खास तुम्हें रिफ्लेक्शन, कोई परावर्तन, कोई ज़्यादा उजाला तुम्हें दिखाई नहीं देता है। तो डिपेंड करता है वस्तु कैसी है, कितनी किरणों को परावर्तित कर रही है, कितनी किरणों को अवशोषित कर रही है। लेकिन क्रियाएं दोनों होती हैं। बहरहाल अवशोषित वाले से तो वो गर्म हो जाती है, लेकिन परावर्तित होकर जब हमारी आंखों पे पड़ती है तब हम वस्तु को देख पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बहुत जरूरी है ये जानना, याद रखना, ये बात याद रखना, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। एक सेकेंड। तो क्या कह रहा था मैं कि जब हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, जब कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है, अवशोषित भी करती है, लेकिन उस पॉइंट को हम नहीं नोट कर रहे हैं, हम क्यों देख पा रहे हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। और यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तब हमें वस्तु दिखाई देती है, अदरवाइज दिखाई नहीं देगी। तो ये बात याद रखना आप कि अगर ऐसा नहीं होता है तो परावर्तन नहीं होता तो आपको वस्तु दिखाई नहीं देगी। कहने का मतलब यह है कि देखो एक वस्तु है, ठीक है, ये एक वस्तु है, इस वस्तु से प्रकाश की किरणें आई, टकरा के परावर्तित हो गई। अगर ये तुम्हारी आंखों पर पड़ गई तो ये दिखाई देगा, नहीं पड़ी अगर ये साइड से निकल गई तो दिखाई नहीं देगा। अगर एक ऐसी वस्तु हो, कोई ऐसी वस्तु हो जो इस पर पड़ने वाले सभी प्रकाश की किरणों को सोख ले, अवशोषित कर ले, क्या कर ले, अवशोषित कर ले। अगर ऐसा हो कि परावर्तन हो ही ना, सबको सोख ले, तो वह वस्तु प्रकाश होने के बावजूद भी दिखाई नहीं देगी। ये बात आप ध्यान रखना। और हाँ, अगर आप कमरे के बगल में या आसपास की कहीं की भी चीज को अगर आप देखना चाहते हो वहां बैठे बैठे, तो उस जगह से परावर्तित होकर किरण जो निकलेगी वो तुम्हारी आंख तक अगर किसी भी तरफ पहुंच जाए तो तुम उस वस्तु को वहां बैठे बैठे देख लोगे। जैसे एक बाइक सवार, जब एक बाइक सवार बाइक से चलता है तो यहाँ पर देखोगे एक शीशा लगा होता है साइड में। अब बाइक सवार इस पर जो बैठा हुआ बाइक चला रहा है वो तो इधर की तरफ देख रहा है, अब पीछे कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं देखने के लिए अगर ये मुंडी घुमाएगा तो आगे किसी को ठोक देगा, इसीलिए यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है। होता यह है कि इसके पीछे से निकलने वाली किरणें इस शीशे पे पड़ती हैं और शीशे से परावर्तित होकर इसकी आंखों पर पड़ती हैं, तो इसकी आंखों को इस शीशे में वो पीछे की सारी चीज को आसानी से वो शीशे में देख पाता है, क्योंकि आंखों को लगता है वो किरणें शीशे से आ रही हैं, तो शीशे में वो सारी चीजें, पीछे की चीजें दिखाई दे जाती हैं। तो परावर्तन का यह महत्व है। पीछे से भी देखो परावर्तित होकर किरणें घूम फिर के जुगाड़ तुगाड़ लगा के शीशा विशा लगा के इसकी आंखों तक पहुंच गई, तो बिना सिर घुमाए ये अपने पीछे की चीजों को भी देख पा रहा है। तुम दुनिया में किसी भी चीज को देख पाते हो। वीडियो कॉल में भी क्या होता है, दो मोबाइल्स के थ्रू, मोबाइल नेटवर्क के थ्रू उस प्रकाश एनर्जी को जैसे तैसे दो लोगों के मोबाइल फोन तक पहुंचाया जाता है, और वो जो है अपनी अपनी स्क्रीन पर एक दूसरे को दूर होके मुंबई गोरखपुर कलकत्ता, बल्कि अब तो दुबई और इंडिया, अमेरिका और जापान, चाइना, कहीं भी तुम बैठे बैठे वहाँ की चीज़ लाइव देख सकते हो और उनसे बात कर सकते हो। यही कॉन्सेप्ट परावर्तन का यूज होता है, उन किरणों को जैसे तैसे करके। यही सेम चीज़ टीवी में होता है। टेलीविजन जब आप देखते हो तो वहाँ पर भी सैटेलाइट वगैरह के थ्रू, जैसे क्रिकेट में मैच देख रहे हो, वहाँ से प्रकाश की किरणों को कैमरे वगैरह में कैप्चर करके सैटेलाइट वगैरह के थ्रू तुम्हारे घर के एंटीना तक उसको पहुँचाया गया, और एंटीना कहाँ पहुँचा रहा है, टीवी में, और टीवी की डिस्प्ले पे वो प्रकाश की किरणें प्रकाशित की जा रही हैं, और तुम घर बैठे वहां से आईपीएल मैच या वर्ल्ड कप मैच या कोई भी मैच आप लाइव वहां पर टीवी में देख पा रहे हो। तो सारा खेल किसका है, परावर्तन का है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं और इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, चलिए अब फटाफट आगे चलते हैं और भी कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं। तो हाँ, एक शब्द इसमें जो आया था इंपॉर्टेंट, कि पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है, और यह परावर्तित किरण जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो ये बार बार परावर्तन आ रहा है। तो जरा एक बार देख लेते हैं कि परावर्तन क्या होता है। इसलिए यहाँ पर हेडिंग आई है प्रकाश का
परावर्तन। परावर्तन क्या है समझा भी चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार यहां पर देख लो कि प्रकाश की किरणों का किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बेस्ट एग्जांपल तुम्हें बता रहा हूं, शीशा तुम किसी को चमकाना, कभी क्या होता है मुंह पे शीशा चमकाते हैं अक्सर करके, होता यह है कि सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं, उस शीशे पर पड़ती हैं और इसे टकरा के अपने ही माध्यम में वायु में से आई थी, वायुमंडल से आ रही थी ऊपर से और टकरा के वापस वायुमंडल में चली जा रही हैं। और ये जिसकी आंखों पे पड़ रही हैं उसकी आंखों पे उसकी आंखों पर ये जो शीशे से निकलने वाली किरणें हैं जब उसकी आंखों पर पड़ रही हैं तो ये शीशा उसको चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तुमने खूब किया होगा, इसीलिए कह रहा है कि किरणों का किसी चमकदार पे टकराकर, चमकदार चाहे शीशा हो, पॉलिश किया हुआ हो, बहुत बढ़िया से पेंट किया हुआ हो, चमकदार हो, वहां से भी परावर्तन अच्छा खासा होता, टकरा के वापस आती है किरणें। तो चमकदार पृष्ठ से टकराकर अपने ही माध्यम में वायु से आई थी, वायु में ही वापस आ रही हैं, वापस लौटना प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि परावर्तन तुम्हें समझ में आया होगा। देखो, जितना ही चमकदार पृष्ठ होगा, जितना ही पृष्ठ चमकदार होगा, या यूं कह लो जितना ही उस पर पॉलिश किया गया होगा, उससे परावर्तन उतना ही बेहतर होगा। देखो, हर अलग अलग वस्तु से परावर्तन अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन अगर हमें परावर्तन को स्टडी करना है तो हमें उस वस्तु को लेकर चलना होगा जहां से परावर्तन सबसे अधिक होता है। और वो क्या होता है? वो होता है मिरर, जिसको हिंदी में दर्पण कहा जाता है। घर में वो शीशा जिसमें तुम अपना चेहरा देखते हो, रोज सुबह उठ के कंघी वंगी करके निकलते हो, उसकी बात कर रहे हैं। परावर्तन तो सभी वस्तुओं से हो रहा है, लेकिन शीशे से सबसे ज्यादा हो रहा है, तो हम शीशे से ही परावर्तन की स्टडी करेंगे। तो परावर्तन तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब परावर्तन के और कॉन्सेप्ट्स को आगे जरा सा समझिएगा, देखिएगा। हाँ, परावर्तन कहलाता है। अब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं। देखो, ये जो मैंने लिया हुआ है, ये एक्चुअली में ये एक दर्पण है। ध्यान से समझना, क्या है? एक दर्पण है। देखो, शीशे में ये इसका आगे वाला परावर्तक तल है, ये जो पृष्ठ है ये परावर्तक तल है, जहां से प्रकाश की किरण टकरा के वापस जाएंगी। ये जो नीचे ये पेंटिंग किया गया है ना, ये एक्चुअली में कलई किया हुआ भाग है, कलई किया गया भाग है, या फिर इसको इंग्लिश में पॉलिश कहते हैं। तुम शीशा कभी तोड़ना तो शीशे को देखना, ऊपर से तो चमक रहा है ना, पीछे देखना लाल लाल कलर से उस पर कुछ न कुछ पेंट किया गया होगा, उसको कलई करना, पेंट किया गया कहते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि वो पेंट किस चीज से किया गया रहता है। पेंट करने से क्या होता है, इधर पेंट कर दिया तो प्रकाश की किरणें इसको भेद करके आगे नहीं जा पाएंगी। ठीक है, जैसे आमतौर पे चश्मे का शीशा होता है, दोनों तरफ से देखोगे साफ सुथरा है, तो किरणें इसको भेद करके आर पार निकल जाती हैं। एक्चुअली में इस तरह का जो शीशा होता है ना, चश्मे उसमें वाला शीशा, उसको पारदर्शी कहते हैं। तो पारदर्शी नहीं, हमने इसको अपारदर्शी बनाया ताकि वहां से परावर्तन हो। अपारदर्शी का मतलब क्या, कि उससे परावर्तन हो। और वो कैसे बनेगा, जब उसके एक तरफ को पेंट कर दिया जाएगा तो दूसरी तरफ बिल्कुल चमकदार हो जाएगा और वहां से किरण टकरा के झट से वापस जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो मैंने क्या बताया, ये जो लिया था ये क्या था? दर्पण था, ये दर्पण था। और ये वाला जो पृष्ठ है, ये इसका कौन सा पृष्ठ है? परावर्तक तल या पृष्ठ कह सकते हो, परावर्तक तल या पृष्ठ कह सकते हो। और ये नीचे क्या किया गया है? ये पॉलिश किया गया है या फिर कलई किया गया है। ठीक है, और जो किरण यहाँ आकर के गिर रही है ना, ध्यान रखना, इस किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, पतित मतलब होता है गिरना, आकर गिरने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और ये जो यहाँ से टकरा के वापस जा रही है, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं, टकरा कर वापस परे चल जाना, दूर हट जाना, परावर्तित किरण। ठीक है, और जिस बिंदु पर यह आकर के गिर रही है, इस परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आकर के गिर रही है, इसको याद रखना आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन, आकर गिरने वाला बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं। और इस बिंदु पर इस जो परावर्तक तल के अगर लंबवत एक लाइन खींच देना तो इसी को अभिलंब कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। इंग्लिश में इसको नॉर्मल भी कहा जाता है, इसको अभिलंब कहा जाता है। और ध्यान रखना, इसी अभिलंब से ये जो आपतित किरण है, जो कोण बनाती है, इसको आपतन कोण कहा जाता है। और यही अभिलंब परावर्तित किरण के साथ या परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, उसी को
परावर्तन कोण कहा जाता है। परावर्तन कोण, देखो आपतन कोण को इंग्लिश में इंसिडेंट एंगल कहा जाता है। इंसिडेंट का पहला वर्ड आई है, इसलिए इसको कोण आई से दिखाते हैं। और परावर्तन कोण को इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड एंगल कहा जाता है। रिफ्लेक्टेड का पहला वर्ड आर है, इसीलिए इसको कोण आर से दिखाया जाता है। तो इसमें क्या क्या तुम्हें बातें सीखने को मिली कि आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तक तल, आपतन बिंदु क्या क्या होता है और परावर्तन में क्या क्या चीजें होती हैं वो आपको यहाँ पर जानने को मिली है। साथ में एक चीज और तुम्हें बता दूं, परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम होते हैं। पहला नियम ये है कि ये अभिलंब से जो ये वाला कोण है आपतन कोण और ये वाला जो कोण है परावर्तन कोण, ये आपस में हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। पहला नियम परावर्तन का ये है। और दूसरा नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर यह जो अभिलंब है, यह तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होने का मतलब ये है, एक ही तल में होने का मतलब ये है कि मतलब जैसे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि, चलो इसको अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक ही तल में होते हैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल मैं एक बार इन सभी नामों को दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, अगर तुम कंफ्यूज हो रहोगे। नाम एक बार दोबारा से क्लियर करा देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। ये जो बिंदु थी यहाँ पर जहाँ आके प्रकाश की किरणें गिरी हैं, बताओ जल्दी से, अभी बताया था, इसको क्या कहते हैं हम लोग, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये जो शीशा, ये क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, ये दर्पण है। ठीक है, और ये जो किरण आके गिर रही है, बताओ इसका नाम क्या है, आपतित किरण है। और ये जो यहां से ऐसे निकल गई है, इसका नाम क्या है, परावर्तित किरण है। ठीक है, और इस बिंदु पर यह जो लंब खींचा है हमने, बिल्कुल इस दर्पण से 90 अंश पे आपतन बिंदु पर ही होना चाहिए। इसको क्या कहा गया था, इसको कहा गया था अभिलंब, या फिर इंग्लिश में नॉर्मल, इसको एन से भी दिखाते हैं। ठीक है, इतनी बात याद हो गई आपको। इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, इसके बाद मैंने बताया कि ये जो अभिलंब आपतित किरण के साथ जो कोण बना रहा है, इसको आपतन कोण कहा जाता है। आपतन कोण की इंग्लिश क्या होती है, इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट का पहला वर्ड क्या होता है, आई, तो इसलिए इसको कोण आई से दिखाते हैं। और ये जो अभिलंब है, परावर्तित किरण इसके साथ जो कोण बनाती है, इसको क्या कहते हैं, बताया था अभी मैंने, परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल, आर से अंग्रेजी शुरू होती है, तो इसको कोण आर भी दिखाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। और मैंने परावर्तन के दो नियम बताए, एक तो कोण आई हमेशा कोण आर के बराबर होगा, और एक नियम क्या बताया कि ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर यह विलंब है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो एक बार ये नियम जरा देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर बताया हुआ है ये नियम, एक सेकेंड। ठीक है, चलिए देखिएगा, परावर्तन का नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है, परावर्तन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के अभी मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया था, लिख के दे रहा हूं यहाँ पर नोट्स के तौर पे। पहला कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर। और दूसरा क्या मैंने बताया आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होने का मतलब क्या है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और साथ में यहाँ पर एक नोट पॉइंट ये याद रखना कि जो परावर्तन का नियम है, यह नियम सभी दर्पणों पर लागू होता है, चाहे वह समतल हो, अभी आगे पढ़ेंगे गोलीय, या और कोई भी दर्पण, सभी दर्पणों पर, सब पर यह नियम लागू होता है। और हम बार बार दर्पण की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परावर्तन सबसे बेहतरीन कौन करता है, दर्पण। तो अब हम दर्पण के ही बारे में स्टडी करेंगे और दर्पण के थ्रू ही हम पूरे प्रकाश के परावर्तन को पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, तो एक ही तल में होते हैं का मतलब जरा यहाँ पर समझिएगा, देखिएगा। जैसे आपको 3 एक्सिस पढ़ाई जाती है ना, 3 अक्ष पढ़ाए गए होंगे, एक तो ये एक्स अक्ष, इसी से जस्ट 90 अंश पे वाई अक्ष, और इन दोनों से 90 डिग्री पे कौन होता है, जेड एक्सिस होता है। कहने का मतलब ये है कि ये एक्स एक्सिस और इससे 90 डिग्री बनाता है कौन, वाई एक्सिस, और इन दोनों से 90 डिग्री बनाता है कौन, जेड एक्सिस। ये एक्चुअली 3D हो गया, 3 डायमेंशन हो गए। तो देखो, अगर हम एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं ना, तो जो एक ही तल में होने का मतलब ये है कि जो आपतन कोण है, आपतित
आपतित किरण है अगर वह एक्स प्लेन में है। देखो ये तो 2D में हो गया। अगर मैं एक काम करता हूं, मैं अगर इसको एक तरह से एक काम करता हूं, मैं तुम्हारे इससे तुम्हारे कमरे से एक्सप्लेन करता हूं इसको, तुम्हारे रूम से तुम्हें समझ में आएगा। एक सेकेंड रुको, देखो यहां से जैसे मान लो अगर तुम्हारे रूम की बात की जाए, ठीक है, तुम्हारे रूम की बात की जाए तो यहां पर देखो यह जो, एक सेकेंड, हाँ, यह जो दीवार है, यह जो दीवार है देखो ये इसका प्लेन अलग है, ये नीचे जो एक दीवार है फर्श उसका प्लेन अलग है, समझ गए। और ये दूसरी दीवार है ये, और ये सेम प्लेन में हो गई। नीचे जो दीवार है, नीचे जो फर्श है उसका अलग प्लेन है, आगे फ्रंट वाला जो दरवाजा है उसका अलग प्लेन है, ये अलग अलग तल हैं। तो कहने का मतलब ये जो फर्श है ना, ये जो फर्श है इसी में अगर इंसिडेंट रे इसमें होगी तो इसी में रिफ्रेक्टेड रे भी होगी और इसी में लंब भी होगा। ऐसा नहीं है कि फर्श वाले तल को छोड़कर इस वाले तल पे चला गया या फिर इस वाले तल पे चला गया। ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब है, ये तीन के तीनों एक ही तल में होंगे। या तो फर्श वाले तल में होंगे तो तीनों फर्श में होंगे, इस वाले तल में होंगे तो तीनों इसमें होंगे, इस वाले तल में होंगे तो तीनों इसमें होंगे। मतलब ये तीनों के तीनों एक ही तल में होंगे। ऐसा नहीं है कि एक सेकेंड क्लीन करने दो इसको, दोबारा एक बार ये 3D ज्योमेट्री बनाने दो। देखो ऐसा नहीं है कि तुम सोचो, देखो कहने का मतलब ये है कि ये वाला ये जो फर्श दिख रहा है, ये कमरे का फर्श, ये फर्श दिख रहा है, तो कहने का मतलब ये है ना, ये एक तल हो गया, एक तल इसका अपना हो गया। तो जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर अभिलंब बनेगा ना, वो तीनों इसी तल में होगा। ऐसा नहीं है कि आपतित किरण इस तल में है, परावर्तित किरण इसके 90 अंश वाला जो तल, ये दीवार खड़ी दिख रही है, इसमें चला गया, और अभिलंब तुम ये छत पर बना रहे हो, छत पर ये अलग एक तल है, छत का ये एक अलग तल है। ऐसा नहीं है कि अभिलंब इस पर बना रहे हो, तीनों या तो छत पर होगा या फर्श पर होगा या इस दीवार पर होगा, इस दीवार पर होगा, एक ही तल में होंगे तीनों। उम्मीद करता हूं एक ही तल में होने का मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा। घर में बैठे हो ना, जहां पे तुम बैठे हो उस फर्श को देखो। कहने का मतलब यह है कि अगर एक कोने से आपतित किरण आ रही होगी तो टकरा के दूसरे कोने पे परावर्तित किरण जा रही होगी, और उन दोनों का लंब भी उसी तल में खींचना। ऐसा नहीं कि तुम्हारे रूम के बगल वाली जो दीवार है, बगल में देखो दीवार है, उसका तल अलग है, वो एक अलग डायमेंशन में है। बात समझ रहे हो, अलग डायमेंशन में है, उस तल में नहीं जाएगा। दूसरी दीवार जो वो अलग डायमेंशन में, उस तल में नहीं जाएगा, एक ही तल में रहेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर मुझे कोई पिक्चर वगैरह मिल गई इसकी इंटरनेट पे तो मैं डाल दूंगा, आपको समझ आया कि नहीं मेरे को बताना। और इस क्लास में और भी जो चीज़ें हैं परावर्तन के नियम के बाद, अब हम दर्पण की बात करेंगे, क्योंकि दर्पण से ही परावर्तन हो रहा है। पहले दर्पण की स्पेशलिटी जानेंगे, फिर परावर्तन कैसे होता है, क्या क्या उसकी कंडीशंस होती हैं, और उस कंडीशंस का हमें कैसे फ़ायदा है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में क्यों है, वो सारी बातें हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप अच्छे से प्रकाश पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल ही फ्री है, कोई इसमें पैसा वैसा वाली बात है ही नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर पसंद आती हो तो लाइक करना, कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि भाई देखो, ऐसा नहीं कि एक क्लास कर दिया बाकी की क्लासेस पेड हो गई या कुछ ऐसा वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, फ्री में पढ़ाया जाएगा। अगर अच्छा लगता है तो ज्वाइन करना और शेयर भी लोगों में ज़रूर करना। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।